चलें जी स्टार्ट करते हैं। सो आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, बुलियन अलजेब्रा एंड लॉजिक गेट्स। होपफुली हमें 2-1 लेक्चर्स लगेंगे इसको कंप्लीट करने में। सो स्टार्ट हो जाते हैं। लॉजिक गेट्स क्या चीज़ है? लॉजिक गेट्स जनरली आप लोगों ने पहले भी देखे होंगे आजकल, क्योंकि एफएससी वगैरह में पढ़े होते हैं। सो बेसिकली 3 गेट्स हैं जिनको हम बेसिक गेट्स कहते हैं, और 1-2 और भी हैं जो हम देखेंगे, लेकिन वो इन्हीं से मिलके बन जाते हैं। ठीक, सो ये कौन सा गेट है? एंड गेट। ठीक है, ये एंड गेट है, ये और गेट है, और ये नॉट गेट है। ठीक है, गेट्स सर्किट एलिमेंट्स हैं जिनकी इनपुट्स बाइनरी में होगी, 0 या 1 इनपुट लेंगे और 0 या 1 ही आउटपुट करेंगे। ठीक है, गेट हैज 1 आउटपुट और एक या एक से ज्यादा इनपुट्स हो सकती हैं। नॉट गेट की 1 इनपुट होती है, एंड या और की 2 या 2 से ज्यादा इनपुट्स होती हैं। ठीक है, एंड गेट क्या करता है? एंड गेट ये करेगा कि अगर सब इनपुट्स 1 है तो आउटपुट 1 होगी। ठीक है, अगर कोई एक भी इनपुट 0 है तो आउटपुट 0 हो जाएगी। ठीक है, सो अगर मैं इनपुट के सारे कॉम्बिनेशन लिख दूं तो उसमें सिर्फ एक कॉम्बिनेशन नहीं है, सब के सब 1 हो तब आउटपुट 1 आएगी, अदरवाइज आउटपुट 1 नहीं आएगी। ठीक, और क्या करता है? और ये करता है कि कोई एक भी इनपुट 1 होगी तो आउटपुट 1 आ जाएगी। ठीक है, सो सारी 1 हो जाए, एक 1 हो जाए, 2 1 हो जाए, आउटपुट 1 होगी। ये कब 0 होगा? जब सब की सब इनपुट 0 हो जाए तो आउटपुट 0 होगी। तो सिर्फ एक केस में ये 0 आउटपुट करेगा, जब सब के सब इनपुट्स 0। ठीक है, अदरवाइज ये हमेशा 1 आउटपुट करेगा। नॉट गेट क्या करता है? 0 अगर इनपुट आ रही हो तो 1 आउटपुट कर देता है, 1 तो फ्लिप कर देता है इनपुट को। ठीक, ओके, तो ये तो बेसिकली यही बता रहे थे। तो एंड और नॉट ये 3 बेसिक गेट्स हैं। ठीक है, इसके अलावा बात का हम एक एक्स और गेट यूज करते हैं। ठीक है, जो और कई तरह का सिंबल है, लेकिन उसके पीछे हमने ये एक एक्स्ट्रा लाइन लगा दी होती है। सो इसको हम एक्स और या एक्सक्लूसिव और कहते हैं। ये क्या करता है? कुछ ध्यान में है? नहीं, ऑपोजिट नहीं करता। एक्सक्लूसिव और ये करता है कि एक्सक्लूसिवली अगर एक इनपुट पे 1 है तो आउटपुट 1 आती है। ठीक है, आपने चैनल्स पे सुना होगा कि ये जो ये सीन्स एक्सक्लूसिवली हम दिखा रहे हैं। ठीक है, यानी कि वो कहने का मकसद होता है कि कोई और चैनल ये सीन्स नहीं दिखा रहा जो हम दिखा रहे हैं, तो वो एक तरह का उनका मार्केटिंग स्टंट होता है। ठीक, तो उसका मतलब होता है कि किसी एक के पास स्पेसिफिक उसकी एक्सेस एक्सक्लूसिविटी है। सो एक्स और में हम कह रहे हैं कोई एक अगर 1 हो, यानी दोनों 1 हो तब ये 1 नहीं होगा। ठीक है, ये सिर्फ तब 1 होगा जब कोई एक 1 हो, या ये 1 हो या ये 1 हो। ठीक है, तो ये इसकी इनपुट भी 2 से ज्यादा हो सकती है, मतलब आप इनको कैस्केड कर सकते हैं मल्टीपल एक्स और गेट्स को। ठीक है, लेकिन वहां पर थोड़ा सा ये चीज फर्क हो जाएगी, क्योंकि 2 में से कोई एक 1 हुआ तो आउटपुट 1 आ जाएगी, और इसको थोड़ा थिंक थ्रू करना पड़ेगा। मेरा ख्याल है कि हो तो सकती हैं, लेकिन क्या 10 इनपुट हो तो हम उसको ये कहेंगे कि कोई एक इनपुट 1 हो? तो शायद इस तरह ना हो, वो मैं देखना। ओके, सो ऑब्वियसली ये 2 और गेट्स जो हैं ये भी कह लें कि नॉट बेसिकली जो है ना, इसको इस सिंबल से तो हम शो कर रहे होते हैं, लेकिन हम बाज़ का इसको सिंपल बबल से भी शो कर देते हैं। जिस तरह अगर मैं इसके आगे बबल लगा दूं तो ये बना दूं, या मैं कह दूं कि एंड के आगे मैंने एक नॉट गेट लगाया, तो ये एक ही बात है। ठीक है, इसमें कोई फर्क नहीं है। ठीक है, ये इसका एक तरह का छोटा तरीका है। तो अगर हम इसके आगे नॉट लगा दें
तो हम इसको कह देते हैं कि ये NAND गेट है, ठीक है। सो ऑब्वियसली ये जब एंड 1 होता है तो ये 0 हो जाता है, और एंड जब 0 होता है तो ये 1 हो जाता है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं इसके आगे नॉट लगा दूं तो ये इधर भी n लगा देते हैं, हम कहते हैं ये NOR गेट है, ठीक है। ओके, सो ये तो हो गई गेट्स की कहानी, ठीक है। गेट्स इसका मतलब हमें समझ आ गए, बेसिकली 3 ही बेसिक गेट्स थे, एंड और नॉट, और एक और हमने एक्सक्लूसिव और गेट पढ़ा, ठीक है। अच्छा, गेट्स के अलावा एक चीज और जो यूज होती है वो है ट्रुथ टेबल, ठीक है। और ट्रुथ टेबल क्या चीज है? ट्रुथ टेबल ये चीज है, एक टेबल है जो कि आपको बता रहा है कि ये सर्किट क्या काम करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एंड का ट्रुथ टेबल ये है कि अगर 2 इनपुट का एंड गेट था तो मैं कह दूंगा कि आउटपुट को कोई नाम दे दिया लेट से f, और इनपुट को दे दिया लेट से xy। सो मैंने कहा कि ये मेरी इनपुट्स है, और एक साइड में मैंने बता दिया कि ये मेरी आउटपुट है, और इनपुट के मैं सारे कॉम्बिनेशन से बताना चाहता हूँ कि आउटपुट क्या बनेगी। कि मैं यही बताना चाहता हूँ कि अगर 0 0 आया तो क्या आउटपुट होगी, मैं यही बताना चाहता हूँ कि 0 1 आया अगर इनपुट पे तो क्या आउटपुट होगी, अगर 1 0 आ गया तब क्या आउटपुट होगी, अगर 1 1 आ गया तो क्या। इसके अलावा कोई इनपुट नहीं आ सकती, क्योंकि 0 या 1 ही x पर y वैल्यू ले सकते। सो अगर लेट से एंड गेट का ट्रुथ टेबल बनाना चाहता हूँ तो 0 दोनों अगर आ रहे हो तो आउटपुट क्या होगी 0। कब इसकी आउटपुट 1 होगी? जब सब के सब 1 है, यानी जो इस केस में 2 हैं तो 2 ही 1 आ जाए, और बाकी सारे केसेस में क्योंकि सब 1 नहीं आ रहे तो इसकी आउटपुट 0 होगी। तो ये ट्रुथ टेबल यहाँ पर बना हुआ है, आपको नजर आ रहा है कि अगर सब के सब 1 है तो ये 1 आ रही है, अदरवाइज ये 0। इसी तरह और का अगर ट्रुथ टेबल बनाए तो जब कोई एक भी 1 आ जाए, सो और तब 0 होगा जब सब के सब 0 है, अदरवाइज मतलब सब के सब 0 नहीं है तो कोई ना कोई तो 1 है, ठीक है। तो बाकी सारे केस में 1 होगा। तो और सब के सब केस में 1 है, सिवाय अगर सब के सब 0 आ जाए, ठीक है। तो और इसी तरह नॉट जो है वो क्योंकि उसकी इनपुट एक ही है, तो फिर अब हमने ये बड़ा टेबल नहीं, x और y नहीं लिया, सिर्फ x लिया, और x कैन बी इधर 0 और 1। 0 आया तो आउटपुट 1 हो जाएगी, 1 आया तो आउटपुट 0 जी। अगर हम ये बबल ना डालें या सर्कल ना डालें और सिंपल ये ट्रायंगल लगी हो किसी सर्किट में, तो इसको हम कहते हैं बफर, ठीक है। तो बफर कुछ नहीं करता, यानी इनपुट 0 आ रही है तो आउटपुट भी 0 है, आउटपुट इनपुट 1 आ रही है तो आउटपुट 1 है। तो फिर अगला क्वेश्चन पैदा होता है कि फिर बफर लगता ही क्यों है, ठीक है। जब कुछ करता ही नहीं तो फिर लगा क्यों होता है। तो ये नहीं है कि कुछ नहीं करता, एक्चुअली जब आप प्रैक्टिकली इंजीनियरिंग सर्किट्स बनाते हैं तो एक गेट आगे कितने गेट्स को ड्राइव कर सकता है उसकी एक लिमिट होती है, उसको हम कहते हैं फैन आउट, ठीक है। कि एक गेट से आगे आपने 4 और गेट्स को इनपुट दे दी, ठीक है। तो हो सकता है कि 4 तक वो सपोर्ट करता हो, लेकिन 5वां आप लगाएं तो इतना करंट ये वो ड्राइव ना कर सकता हो। तो तब आप ये कर सकते हैं कि वो 3 तक तो आप डायरेक्टली दे दें और चौथे के साथ बफर लगा दें। बफर लगा देंगे तो अब आप समझें कि बफर उसकी जो पावर ड्रॉ करने की सलाहियत है उसको दोबारा से जगा देता है, ठीक है। तो अब आगे वो फर्दर 3 और को ड्राइव कर, और के साथ करना है तो एक और बफर लगा दे, ठीक। सो अगर आपने एक गेट से बहुत सारे गेट्स को ड्राइव करना है तो यू विल नीड बफर्स, ठीक है। कि आप वो बफर्स के थ्रू उसको आगे प्रोपेगेट ज्यादा गेट्स को करवा रहे होंगे, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकली इस कोर्स में हम बफर को शायद यूज ना कर रहे हो, सवाए जो आपका फर्स्ट प्रोजेक्ट होगा जो कि चौथे 5वें हफ्ते में आप लैब में जिस पर पहुंचेंगे, जिसमें आपने कुछ सर्किट वायर करना होगा, क्योंकि उसमें ज़्यादा गेट्स हैं तो उसमें हो सकता है कि आउटपुट इस वजह से भी ठीक ना आ रही हो कि आप एक गेट से बहुत सारे गेट्स कर रहे हो, तो वहाँ पर बफर लगा दें, ठीक है। अगर आपको बफर की आईसी ना मिले तो आप 2 दफ़ा नॉट भी कर देंगे तो वो भी बफर का काम कर देंगे, क्योंकि 2 दफ़ा नॉट करें तो सेम चीज़ आ जाती है, ठीक है। तो ये ज़हन में रखें, क्योंकि ये प्रॉब्लम आपको पोटेंशियली आ सकता है। प्रॉब्लम बहुत से आएंगे जब आप प्रोजेक्ट करेंगे, क्योंकि उनमें मोस्ट ऑफ द टाइम जो प्रॉब्लम होंगे वो आपके अपनी गलत वायरिंग की वजह से होंगे, लेकिन ये प्रॉब्लम भी आ सकती है। ओके, सो इसी तरह ये नैंड और नॉर का ट्रुथ टेबल है जिसमें सिर्फ वही एंड और ऑर को फ्लिप किया हुआ है, और एक्सक्लूसिव ऑर का मैंने आपको बताया था जब कोई एक 1 हो, तो ये जब दोनों 1 आ रहे हैं तो एक्सक्लूसिव ऑर 0 हो गया। और एक्सक्लूसिव ऑर के टेबल में सिर्फ यही फर्क है, और इस जगह पर 1 था, एक्सक्लूसिव ऑर कह रहा है कि नहीं, अगर दोनों 1 आए या दोनों 0 आए, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई एम इंटरेस्टेड इफ ओनली 1 इज 1।
सो कोई एक 1 है तो हम उसको कहेंगे कि आउटपुट 1 है, ठीक है। ये एक्सक्लूसिव नॉर इसी का फ्लिप वेरिएंट है। एक्सक्लूसिव नॉर वैसे एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इसका अगर मैं उलट कर दूं, ठीक है, तो अगर दोनों 0 आ रहे हो तो 1 आता है और दोनों 1 आ रहे हो तो 1 आता है। सो इसका मतलब है कि 2 बिट्स को ये कंपेयर करने के लिए यूज़ हो सकता है। अगर दोनों 0 हुई या दोनों 1 हुई तो आउटपुट आपके पास 1 आ जाएगी, अगर वो डिफरेंट हुई तो आउटपुट 1 नहीं। ये वाली चीज़ ज़रा सा अभी फ़िलहाल ज़हन में रखें, लेकिन जब हम बाद में आएंगे, जब हम वाकई कंपेयर करने के बिट्स को आएंगे, वहाँ पर जब मैं पूछूंगा ना, तो ये वाली जिसके जहन में होगी वो मुझे बता पाएगा कि यार इसको नैंड बोलते हैं, नैंड और नॉर, ठीक है। हाँ, नैंड जो है सिर्फ एंड के आगे नॉट लगा हुआ, ठीक है। एंड कब 1 होता है? एंड जब दोनों 1 होते हैं, ठीक है। तो जब दोनों 1 होते हैं तो एंड 1 हो जाता है, तो उसका आगे अगर नॉट ले लें तो वो 0 हो जाएगा। बाकी सब केस में एंड 0 था तो नैंड जो है उसने उसको फ्लिप करके 1 कर दी, ठीक। ओके, सो एक कॉलम मैं इस स्लाइड का अभी तक छोड़े जा रहा था, ठीक है, क्योंकि आई जस्ट वांटेड टू रिवाइज के हम गेट्स और उसका टेबल समझ लें। जो ये चैप्टर है और आज का टॉपिक है वो है बूलियन अलजेब्रा, ठीक है। सो अलजेब्रा जो है वो आप ग्रेड 6, 7th, 8th में पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। जब भी कोई चीज़ फाइंड कर रही हो, हम कहते हैं लेट दिस थिंग इज इक्वल टू एक्स एंड, ठीक है, और वाई जी 2-3 वेरिएबल बनाए और फिर एक इक्वेशन आ गई, और उस इक्वेशन को सॉल्व करने के कुछ रूल्स होते हैं कि आपने अगर एक तरफ मल्टीप्लाई किया तो दूसरी तरफ भी मल्टीप्लाई करेंगे उसी चीज़ से, अगर एक तरफ डिवाइड किया दूसरी तरफ भी डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो वो जो रूल्स होते हैं जिनसे हम सॉल्व कर रहे थे, ठीक है, वो बेसिकली अलजेब्रा के रूल्स कहलाते हैं, ठीक है। और बेसिकली अलजेब्रा जो हमने पढ़ा था वो उस वक्त रियल नंबर्स का अलजेब्रा था। रियल नंबर्स का मतलब कि एक्स वाई जी जो थे वो कोई भी रियल नंबर वैल्यू ले सकते थे, ठीक है। अलजेब्रा एक तरह का नहीं होता, अगर वो कॉम्प्लेक्स नंबर वैल्यूज ले सकें तो अलजेब्रा के कुछ रूल्स चेंज हो जाते हैं, जिसको हम कॉम्प्लेक्स अलजेब्रा कहते हैं। अगर एक्स वाई जी नंबर्स के बजाय मैट्रिसेस हो तो उसको हम वेक्टर अलजेब्रा या मैट्रिक्स अलजेब्रा कहेंगे, उसके कुछ रूल्स फ़र्क होंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम नॉर्मल अलजेब्रा में a इंटू बी इज इक्वल टू बी, चाहे मैं जिस तरह, लेकिन मैट्रिसेस में ये ज़रूरी नहीं है। अगर मैट्रिक्स में मैं a को a इंटू बी करूँ तो b इंटू a लाजमी नहीं है कि a इंटू बी के बराबर है। एक्चुअली इट्स पॉसिबल कि a इंटू बी हो सकता हो लेकिन b इंटू a हो ही नहीं सकता हो, उनके रोज और कॉलम्स बराबर ना आते हो, ठीक है। जिस तरह अगर एक मैट्रिक्स में कहता हूँ कि 3/4 की और अगली 4/3 की है, सो इसके कॉलम्स और इसके रोज बराबर आ रहे हैं, ठीक है। सो ये 3 रोज 4 कॉलम्स हैं, सो ये लेट से इसके 4 कॉलम्स हैं और ये इसकी 4 रोज और 3 कॉलम्स हैं लेट से, ठीक है। ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये वाली ये a और ये b है लेट से, तो a इंटू बी इज पॉसिबल बट b इंटू a इज नॉट पॉसिबल। सॉरी, इस केस में पॉसिबल, मैं इसको जरा बढ़ा देता हूँ क्योंकि वो बराबर है। तो अभी मैं इनको 5 कॉलम्स अगर होते हैं ये, ठीक है, मे बी अज्यूम कर लें कि ये 5 कॉलम्स है, ठीक है। ये जो कॉलम है ये 5 है क्योंकि मैं इसको फिल इन नहीं करना चाह रहा, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो सकता था क्योंकि इसके जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो इसकी नंबर ऑफ रोज के बराबर हैं। ये भी 4 है, ये भी 4 है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको इस तरफ ले आऊँ और उसको इस तरफ ले जाऊँ तो ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकते बिकॉज इसके नंबर ऑफ कॉलम्स रो। तो इसका मतलब अगर मैं मैट्रिक्स से डील कर रहा हूँ तो अलजेब्रा के रूल्स कुछ और होंगे। सो अलजेब्रा, मैट्रिक्स अलजेब्रा में आप जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आप ये कहते हैं कि आप राइट मल्टीप्लाई कर रहे हैं या लेफ्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। सो राइट मल्टीप्लिकेशन और लेफ्ट मल्टीप्लिकेशन इज कंसिडर्ड डिफरेंटली। इसी तरह बूलियन नंबर्स को जब हम डील कर रहे हो, यानी कि जब हम कह रहे हो कि एक्स वाई जो है वो नंबर्स नहीं है बल्कि नंबर्स हैं लेकिन वो 0 या 1 ही वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है, तो फिर उसके हिसाब से कुछ बूलियन अलजेब्रा के रूल्स बनते हैं। सो बूलियन अलजेब्रा में हम क्या करते हैं, बूलियन अलजेब्रा में एक तो फर्क ये हो गया कि जो वेरिएबल्स थे वो वैल्यूज 0 या 1 ले सकते हैं। दूसरा फर्क ये है कि जो प्लस
प्लस और मल्टीप्लाई हम ये दो ऑपरेशंस यूज कर रहे होंगे बूलियन अलजेब्रा में, ठीक है, माइनस और डिवीजन नहीं यूज कर रहे होंगे, ठीक है, प्लस और मल्टीप्लाई यूज। लेकिन ये प्लस प्लस नहीं है, यानी प्लस इज नॉट एडिशन, ठीक है, प्लस इज और एंड मल्टीप्लिकेशन इज एंड, ठीक है। सो जब हम बूलियन अलजेब्रा की बात कर रहे होंगे तो हम प्लस का मतलब होगा हमारा और, मल्टीप्लिकेशन का मतलब होगा एंड। सो व्हाट इज प्लस? प्लस साइन ही है ना एक, ठीक है। नॉर्मल अलजेब्रा में जब हम ये साइन लगाते हैं तो इसका मतलब होता है दो नंबर्स को ऐड कर लो, लेकिन बूलियन अलजेब्रा में अगर मैं x प्लस वाई लिखूंगा इसका मतलब होगा x और y को आपस में और कर दो, ठीक है। तो ये वाला कॉलम एक्चुअली ये चीज बता रहा है, ठीक है। ये कह रहा है कि अगर दो चीज मल्टीप्लाई हो रही हैं, दो चीज एंड हो रही हैं, तो इसको हम बूलियन अलजेब्रा में लिखेंगे x इंटू वाई, ठीक है। चाहे x डॉट वाई लिखा हो चाहे x वाई इकट्ठा लिखा हो, इसका एक ही मतलब है, इसका मतलब है कि आपस में मल्टीप्लाई। इसी तरह अगर और हो रहे हैं तो इसको मैं लिखूंगा x प्लस वाई, ठीक है। अगर नॉट हो रहे हैं तो उसको मैं लिखूंगा x बार, ठीक है। ये शायद सही नजर ना आ रहा हो, दिस इज x के ऊपर बार डली हुई है, ठीक है। और ये तो खैर x ही है तो इसको डिस्कस करने की जरूरत भी नहीं। इसी तरह अगर नैंड गेट है, सो नैंड गेट इज एंड करके उसके बाद नॉट किया, सो हमने एंड के लिए डॉट लगा दिया x डॉट y और उसके ऊपर हमने फुल बार लगा। इसी तरह नॉर है तो x प्लस y फुल बार, ठीक है। ये बात समझ आ रही? ठीक। अच्छा, एक्सक्लूसिव और के लिए हम एक तीसरा ऑपरेशन डिफाइन करते हैं और उसको हम कहते हैं प्लस और इसके राउंड सर्कल लगा देते हैं, ठीक है। एक्सक्लूसिव और जो है वो बेसिकली और एंड से मिलकर बन सकता है, एक्स वाई बार प्लस एक्स बार वाई अगर मैं कर लूं, लेकिन उसका शॉर्ट एंड ये है कि मैं एक प्लस के राउंड सर्कल लगा दूं। तो अब ये वाला ऑपरेशन जब हो रहा है तो इसका मतलब है कि ये एक्सक्लूसिव हो रहा है। सादा प्लस का मतलब और, मल्टीप्लीकेशन का मतलब एंड, और प्लस के राउंड सर्कल लगाओ तो इसका मतलब है एक्सक्लूसिव और। ओके, यहां तक चीज क्लियर हो गई? ओके, सो अब हम वो अलजेब्रा के रूल्स देखेंगे कि अगर हम इस अजम्पशन पे चलें कि वेरिएबल्स जो हैं वो प्लस 1 और 0 वैल्यू ले सकते हैं और प्लस का मतलब और है, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई का मतलब एंड है, तो अब आगे अलजेब्रा को कैसे लेकर के चलें और उसके क्या रूल्स होते हैं, ठीक है। ट्रुथ टेबल्स हम देख चुके हैं, आगे हम देखते हैं क्या चीज़। इस किस्म की फॉर्म नॉर्मल अलजेब्रा में भी हमने पढ़ी होती थी, उसको हम एक्सप्रेशन कहते हैं कि एक फंक्शन लिखा हुआ है कुछ वेरिएबल्स का, ठीक है। सो एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू समथिंग अगर हम कह दें, जिसमें दूसरी तरफ नॉर्मल अलजेब्रा में अगर आपको कुछ कहा हो कि भाई ये एक फंक्शन है cos x प्लस वाई स्क्वायर tan x, ठीक है, तो मैं कहूँगा दिस इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y, ठीक है। वेरिएबल इसमें दो ही आ रहे हैं, y और x, ठीक है। उसी तरह जब बूलियन अलजेब्रा में हमने ये cos tan और स्क्वायर ये चीजें नहीं डिफाइन की हुई, तो बूलियन अलजेब्रा में हम कुछ इस किस्म की एक्सप्रेशन लिख देंगे, इसमें हमने बार एंड और या बार प्लस और मल्टीप्लाई ये डिफाइन किया, ठीक है। यहां तक चीज समझ आ गई, ठीक है। तो ये हमारा एक्सप्रेशन कहलाती है, ठीक है। बूलियन एक्सप्रेशन जो है उसके हिसाब से आप ट्रुथ टेबल भी बना सकते हैं, ऑब्वियसली अगर ये 3 वेरिएबल्स का फंक्शन है, ठीक है, यानी कि इस तरफ आपके पास 3 वेरिएबल आ रहे हैं, तो यू कैन ऑलवेज मेक अ ट्रुथ टेबल जिसमें आप कहें कि यार इस तरफ मैं x, y और z लिख दूं और इस तरफ जो भी फंक्शन आ रहा था और जो भी आउटपुट आ रही थी वो लिख दूं, और इधर आप सारा 0 0 0 से लेके 1 1 1 तक फिल कर दें, और कि ये सारे इनपुट के कॉम्बिनेशंस ये हो सकते हैं। 0 0 0 आए तब क्या आउटपुट आएगी 0 0 1, और फिर आप एक एक करके इसके अंदर फिल इन कर दें, ठीक है। सो 0 0 0 फिल इन करें, देखें क्या आउटपुट आती है, 0 आती है तो आप इधर 0 लिख दें, 1 आती है तो इधर 1 लिख दें, एंड करते 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 जो भी आउटपुट बनेगी आपका एक ट्रुथ टेबल तैयार हो जाएगा। हम थोड़ा सा आगे जाके ये देखेंगे कि इसको सिंप्लीफाई करने का भी कुछ तरीका है, ठीक है, कि बजाय ये कि आप हर दफ़ा पूरी की पूरी एक्सप्रेशन इवेलुएट करें, उसके बजाय हम एक्सप्रेशन को एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने तो ट्रुथ टेबल ऑटोमेटिकली उससे बन जाता है, लेकिन वो थोड़ा सा आगे का टॉपिक है, वो हम देखेंगे अभी, ठीक है। ओके, सो फंडामेंटल ऑपरेटर्स हम पढ़ चुके हैं। हमारे पास नॉट और एंड
ये हम देख चुके हैं। ये वाला टेबल जो है ये आपको बता रहा है कि दो इनपुट्स के लिए तमाम पॉसिबल आउटपुट्स, ठीक है, अगर दो इनपुट्स हो ए और बी तो उनकी क्या कॉम्बिनेशन बन सकते थे, 0 0 आ सकता था, 0 1 आ सकता था, 1 0 आ सकता था या 1 1 आ सकता था, यही इनपुट पे आ सकता था, इसके अलावा कुछ नहीं। ये हमने आउटपुट के सारे कॉम्बिनेशन बना दिए, ये 4 केसेस हैं, तो 0 0 0 आउटपुट पे आ सकता था, या 0 0 0 1 आ सकता था, या 0 ये सारे ट्रू टेबल जो बन सकते थे वो यही है ना, तो ये हमने सारे ट्रू टेबल बना दिए, ठीक है। सो इनमें कुछ देखे वाले हैं हमारे, फॉर एग्जांपल पहला जो है उसको हम कहते हैं नल, कि नल का मतलब है कि इनपुट जो भी आ रही है आपको आउटपुट 0 चाहिए, तो दैट मीन्स यू डोंट नीड अ सर्किट, यहाँ से बस आपको 0 ही चाहिए आउटपुट, तो इट डजंट डिपेंड ऑन ए और बी, आपको सिर्फ ग्राउंड चाहिए, ग्राउंड को आगे टाइप कर दें, ग्राउंड 0 को रिप्रेजेंट कर रहा था। इसी तरह ये जो था कि अगर आउटपुट 0 0 1 है, इसका मतलब दोनों 1 पे 1 हो रही है, इसका मतलब ये एंड गेट है, ठीक है। और ये इंटरेस्टिंग है कि 0 0 1 1 ये अब बी जो मर्जी आ जाए, अगर ए 0 आ रहा है तो आउटपुट 0 है, अगर ए 1 आ रहा है तो आउटपुट 1 है, तो इसका मतलब है कि ये सिंपल ए पे डिपेंड कर रहा है, ठीक, ये वाला सिंपल बी पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो ये पूरा आप सारे इसमें से निकाल के देख सकते हैं कि कौन सा क्या है। उन केसेस में ए बार पर डिपेंड कर रहा है, यानी कि उसका ऑपोजिट है, और ठीक है। ये एक पूरा टेबल है जो कि इन सारों के कुछ नाम दिए हुए हैं, यानी कि यही जो हमने पिछला टेबल देखा था उसको टेबुलर फॉर्म में लिखा हुआ कि अगर आउटपुट सारी 0 आ रही है तो हम नल कहेंगे, अगर 1 आ रही है, आखिरी 1 आ रहा है तो क्या कहेंगे। मैं वैसे इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ कि आप इस टेबल को कोई जहन नशीन रखें ज़रूर कि इसके क्या नाम है, ठीक है। इट वॉज जस्ट कि आपको एक दफ़ा दिखा दिया जाए कि क्या क्या कॉम्बिनेशन बनते, ठीक है। सो जस्ट आगे मूव ऑन करेंगे हम। अगली चीज़ आ जाती है प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स, ठीक है। ये सारे अलजेब्राज में ही तकरीबन होती है। जिस तरह आपने, चलो उससे पहले हम एक छोटा सा एक चीज़ पूछ लेता हूँ, ये क्या होगा, क्या क्या बनेगा, 6 के 8, 6 बनेगा, 6 ही है, 8 वाला कोई नहीं है, 8 2 में 2 जमा करें 4 ज़रब 2 8, तो फिर ये सारे मिल के क्यों 6 कह रहे हैं, हाँ, क्योंकि पहले मल्टीप्लिकेशन होगी, ठीक है। सो ये अमूमन बच्चों से हम पहले पूछते होते हैं ताकि उन्हें ये प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर याद हो जाए कि ऑब्वियसली फर्स्ट इंक्लिनेशन हमारी होती है कि पहले ऐड कर दें और 2 + 2 कर दें, 4 आ जाएगा, 4 × 2 करें तो 8 आ जाएगा, बट ये गलत आंसर है। असल चीज़ है कि जब कोई ब्रैकेट नहीं लगी हुई, कुछ नहीं है, तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन पहले होगी, ठीक है, क्योंकि जब एक एक्सप्रेशन में मल्टीप्लिकेशन हैज़ प्रेफरेंस ओवर एडिशन, ये जिसको हम प्रेसिडेंस कहते हैं। तो ये पहले 4 होगा +2 तो हमारे पास 6 बन जाएगा, ठीक है। 2 + 2 4 हो जाएगा, 2 × 2 4 हो जाएगा, +2 करेंगे 6 आ जाएगा। यही वाली प्रेसिडेंस बूलियन अलजेब्रा में चलती है, ठीक है। सो बूलियन अलजेब्रा में सबसे पहली प्रेसिडेंस होती है पेरेंथेसिस की, अगर ब्रैकेट्स लगी हुई है तो ब्रैकेट के अंदर वाला काम पहले होगा। ये नॉर्मल अलजेब्रा में भी यही होता है, ठीक है। नॉर्मल अलजेब्रा में अमूमन बार नहीं हम यूज कर रहे होते, ये जो नॉट के लिए, पेरेंथेसिस के बाद नॉट की प्रेसिडेंस है, नॉट के बाद मतलब बार खुद भी एक तरह की, हम जिस तरह बचपन में पढ़ा था ना ब्रैकेट के लिए भी एक बार लगाते, तो ये भी आप समझ सकते हैं कि वो चीज़ है कि बार अगर लगी हुई है बड़ी जगह पर तो इसका मतलब पूरे का बार हो रहा है, तो एक तरह, ठीक है। तो पेरेंथेसिस, फिर बार, नॉट, फिर एंड इज मल्टीप्लिकेशन और इज एडिशन, ठीक। तो ये बिल्कुल वही वाले रूल्स चल रहे हैं, ठीक है। ओके, सो ये जिस तरह एक एक्सप्रेशन लिखी हुई है, इसमें सबसे पहले क्या इवेल्युएट हमें करना चाहिए। अगर मेरे पास, मैं लेट्स से इसके अंदर कोई वैल्यूज दे देता हूँ, ठीक है, ए बी, यूं कर लेते हैं, कितने वेरिएबल्स हैं मेरे पास इसमें, ए बी सी डी ई, ठीक है। सो ए बी सी डी ई और आउटपुट मेरे पास है एफ। सो मैं कहता हूं कि ये ऑल जीरोस आ गए, तो
और मैंने आउटपुट इसकी निकाल ली, ठीक है। तो अभी चेक हो जाता है कि हम इसको सही समझे या नहीं। सो मैंने ऑल जीरोस पुट करने हैं। सो एसएल एक्सप्रेशन थी मेरे पास ए डॉट बी प्लस सी बार डी और इस पूरे होल का बार प्लस ए बार इंटू बी बार प्लस ई होल का बार, ठीक। मैं इन सब को जीरो लेट से पुट करता हूँ पहले केस में। तो मेरे पास आ गया 0 इंटू 0 प्लस 0 बार 0 होल बार प्लस 0 बार इंटू 0 बार प्लस 0 होल बार। सबसे पहले क्या इवेल्युएट करो, किस ब्रैकेट को, इसको, ठीक है। इस ब्रैकेट के अंदर भी एक्सप्रेशन लिखी हुई है असल में, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले जो सबसे इनर मोस्ट बार बनेगी तो ये बार क्या बन जाएगा, 0 का बार 1 हो जाएगा। आगे 0 प्लस 1 पहले होगा या 1 डॉट 0 पहले होगा, 1 डॉट 0 पहले होगा। 1 डॉट 0 क्या बनेगा, 0। अब पहले 0 प्लस 0 होगा, वो 0 आएगा। अब इसका बार लेंगे 1 हो जाएगा, ठीक है। 1 इंटू 0 0। इस वाली साइड पे क्या करेंगे, जो हम पैरेलल में कर सकते थे लेकिन हम एक एक करके कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले क्या, इसको बाहर कर लेंगे, 1 आ जाएगा, ठीक। 1 प्लस 0 1 आ गया, 1 का बार 0 आ गया, 0 का बार ये हम पहले भी निकाल सकते थे क्योंकि ये इंडिपेंडेंट था उससे। 1 इंटू 0 0, तो ये मेरे पास आ गया 0, ठीक है। तो यहाँ तक चीज क्लियर। सो बेसिकली आप करेंगे कि आज सबसे पहले जो इनर मोस्ट बार है उसको इवेल्युएट कर लिया, ठीक है। और उसके बाद आप लेट से ये जो मल्टीप्लाई हो रहे थे और ये इस बार को जब इवेल्युएट कर लिया तो इन दोनों को ऐड कर सकते हैं, ये पैरेलल में किए जा सकते हैं। जब ये कर लेंगे तो आप इस वाले स्टेप को कर लेंगे कि जो आपस में ऐड हो रहे हैं और ये बी प्लस सी बार डी वाला काम कर लेंगे। अब क्योंकि उस तरफ का तो इवेल्युएट हो चुका है लेकिन इस तरफ ए से भी मल्टीप्लाई करना रहता है तो आप ये काम पहले कर लेंगे। और आप क्योंकि दोनों साइड पे फुल इवेल्युएट हो चुके हैं तो आप पूरे का पूरा काम कर सकते हैं, ठीक है। हमने ये स्टेप में किया, हमने पहले एक साइड की फिर दूसरी साइड की, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बट व्हाट वी शुड नो इज कि मैं ये वाला बार बाद में नहीं ले सकता सी और डी को मल्टीप्लाई करने की, पहले मुझे ये बार लेना है, ठीक है। और यहाँ पर भी मैं ए डॉट बी नहीं कर सकता पहले, बिकॉज ये पूरे के ऊपर बार लगा तो मुझे पहले इस पूरे बार को करना है। तो बार की मल्टीप्लिकेशन से ऊपर प्रेफरेंस है कि पहले मैं ये काम कर लूँ, ठीक है। तो ये अगर आप समझते हैं तो ये नॉर्मल अलजेब्रा की तरह ही है, सिर्फ बार इसमें ऐड हुई, ठीक है। एक और केस भी कर लेते हैं, ये 0 0 वाला केस है, इसमें 0 ही आया हमारा बी और इधर भी आया। दूसरा केस है ये कर लेते हैं कि 1 0 0 0 कर लेते हैं, ठीक है। 1 0 0 0 केस में क्या होगा, सो अब ए 1 है बाकी 0 है। सो 1 डॉट 0 प्लस 0 बार 0 होल बार प्लस 0 नहीं 1 बार इंटू 0 बार प्लस 0 होल बार, ये चीज़ बन गई। अगेन उसी सीक्वेंस में चले, क्या होगा 1 फिर 0 इसका बार 1 आ जाएगा, ठीक है। 1 इंटू 1 1 आ जाएगा। एक्चुअली यहाँ तक पहुँच जाए तो हमें पता है कि बाकी उस तरफ 0 आए या 1 आए इट डजेंट मैटर, क्योंकि जब मैं उसको और करूँगा तो 1 ही आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ तो 0 का बार 1 1 प्लस 0 1 1 का बार 0 और ये 0 डॉट 0 आ गया और 0 डॉट 0 0
ये आपके पास 1 आ गया, ठीक है। सो ये इधर भी सॉल्व हुआ स्लाइड के ऊपर, बट आई थॉट कि इसको इस पर कर देते। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं करना चाहूँ, सो आपको बूलियन एक्सप्रेशन समझ आ गई कि क्या होती है, और ये समझ आ गया कि अच्छा उसमें प्रेसिडेंस क्या होती है। नेक्स्ट चीज़ जो मैं चाहूँगा कि आप लोग शुरू से क्लियर हो आपके जहन में, वो ये है कि ये जो एक्सप्रेशन, हमने कोई भी एक्सप्रेशन लिखे, सो एक्सप्रेशन इज इक्वलेंट टू अ सर्किट एंड सर्किट इज इक्वलेंट टू एन एक्सप्रेशन। कोई भी एक्सप्रेशन लिखी हो उससे आप सर्किट बना सकते हैं, कोई भी सर्किट बना हुआ हो उससे आप एक्सप्रेशन बना सकते हैं, ठीक है। हम इस स्लाइड पे ये 2 सर्किट और एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, हम इसको इस तरह लेकर के चलते हैं कि लेट्स से कि एक केस में मैं एक्सप्रेशन से सर्किट बनाता हूँ और दूसरे केस में सर्किट से एक्सप्रेशन। सो हम पहला केस ले लेते हैं जिसमें हम एक्सप्रेशन लिख लेते हैं लेट्स से, ठीक है। सो एक्सप्रेशन क्या थी, f इज इक्वल टू एक्स बार वाई जी प्लस एक्स बार वाई जी बार प्लस एक्स जी, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं स्लाइड को हम साइड पे करते हैं, हम कहते हैं कि यार ये एक्सप्रेशन गिवन थी, बट हमने अपने जहन में हमेशा ये पुख्ता रखना है कि एक्सप्रेशन इज इक्वल टू अ सर्किट, सर्किट इज इक्वल टू एक्सप्रेशन। क्योंकि जब बूलियन अलजेब्रा कर रहे हैं तो आपका प्राइमरीली गोल जो है ना, वो या तो किसी सर्किट को ऑप्टिमाइज करके छोटे से छोटा करना है, या किसी सर्किट को समझना है कि वो किस इनपुट पे क्या आउटपुट देता है। दोनों केस में आपके जहन में ये पक्का होना चाहिए कि ये जो ABC या XYZ लिखा हुआ है, दे आर रिप्रेजेंटिंग अ सर्किट, ठीक है। तो हमारा कोर जो मकसद है वो सर्किट डिजाइन, ओके। तो इससे अगर मैं सर्किट बनाना चाहूँ तो ये मुझे पता है कि 3 चीजें जो आपस में और हो रही हैं, ठीक है। तो प्लस का मतलब और है, इसका मतलब मैं एक 3 इनपुट वाला और गेट बना सकता हूँ, जिसकी एक इनपुट जो है वो ये चीज़ है, एक इनपुट ये चीज़ है, एक इनपुट ये चीज़ है, ठीक है। अच्छा, अब हम क्योंकि हमने डिवाइड कर लिया तो अब हम एक एक चीज़ पे फोकस कर सकते हैं। ये पहली वाली चीज़ होगी, ये दूसरी वाली चीज़ होगी, ये तीसरी वाली चीज़ होगी। तो अब पहली वाली चीज़ क्या है, ये मल्टीप्लाई हो रही है आपस में। मल्टीप्लाई क्या होता है, एंड गेट। तो 3 इनपुट का मैंने कहा एक एंड गेट चाहिए, ठीक है। मेरे सर्किट की एक्चुअली 3 इनपुट्स थी ओवरऑल ही, इसको मैं छोड़ता हूँ, मैं कहता हूँ एक्स वाई और जी 3 पे डिपेंड कर रहा था, 3 वेरिएबल। सो एक्स वाई और जी मेरे सर्किट की इनपुट्स थी, और वो एफ जो है ये मेरे सर्किट की आउटपुट थी। तो ये एक्स वाई जी आ रहे हैं। इस केस में हम क्या चाहते हैं कि एक्स का बार हो, वाई डायरेक्टली हो, जी डायरेक्टली हो। सो मैंने कहा कि मैं एक नॉट गेट लगा देता हूँ, एक्स का बार हो जाएगा, वाई मैं डायरेक्टली उठा लेता हूँ, जी मैं डायरेक्टली उठा लेता हूँ, ठीक है। सो ये वाला पार्ट हो गया मेरा, ठीक है। अब मेरे पास रह गया ये और ये वाला पार्ट। इस केस में क्या है, एक्स बार वाई जी बार। सो एक्स का बार तो मैं ऑलरेडी ले चुका हूं, ठीक है। तो मैं कहता हूं कि एक्स बार वाई डायरेक्टली चाहिए, सो वाई डायरेक्टली, और जी का मैं बार ले लेता हूं। और इन तीनों को क्या करना है, ये आपस में मल्टीप्लाई और इसका मतलब इनको आपस में एंड करना है, ठीक है। और आखिरी जो है वो भी एक एंड गेट है, लेकिन 2 चीजें आपस में, एक्स और जी। सो मैंने एक्स को डायरेक्टली उठाया और जी को भी डायरेक्टली उठा लिया, ठीक है। तो ये कोई भी एक्सप्रेशन गिवन हो उससे आप सर्किट बना सकते हैं। आप देखेंगे अच्छा ओवरऑल क्या हो रहा है, एंड ऐड हो रहे हैं या मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं तो और लगा दे, फिर एक साइड पे चले जाएं उस और की, उसको पूरा उसके पीछे सर्किट बनाते जाएं। तो इंक्रीमेंटली आप पूरा का पूरा पीछे से सर्किट बिल्ड कर सकते हैं, चाहे कोई भी एक्सप्रेशन आपको गिवन। इसके ऑपोजिट ये हो सकता है कि आपको कोई सर्किट गिवन हो और उससे आपने पता चलाना हो कि इसकी एक्सप्रेशन क्या बनती है, ठीक है। तो वो लेट से दूसरे पार्ट को हम इस तरह देख लेते हैं कि लेट से कि हमें ये नीचे वाली एक्सप्रेशन नहीं गिवन थी, हमें ये सर्किट गिवन था। ये सर्किट हमें क्या बता रहा है कि ओवरऑल कुछ चीजें ऐड हो रही हैं, एंड पे और हो रही हैं। अगर और हो रही है इसका मतलब है जो एफ है, जो आउटपुट है, वो असल में 2 चीजों को और कर रही है, एक इस चीज को और एक इस चीज को। सो जो जिन 2 चीजों को ये और कर रहा है,
अब हम उनमें से एक चीज पे चले जाते हैं। लेट्स से कि एक को हम लेफ्ट हैंड साइड पे लिख देंगे, एक को हम राइट हैंड साइड पे लिख देंगे। ये वाली जो चीज है ये क्या कह रही है, दिस इज एन एंड गेट, इसके अंदर कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है। मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, x का बार किसके साथ, y के साथ। सो मैं इस साइड पे कह दूंगा कि x बार y, ठीक है। तो ये ऊपर वाली साइड कवर होगी कि x बार y आपस में एंड हुए, और वो और हो रही है एक और चीज के साथ जो भी हमने नहीं लिखी, ठीक है। वो चीज क्या है, वो खुद भी एक एंड गेट है। और क्या एंड हो रहा है, x और z, सो प्लस x z, ठीक है। सो अब इस केस में हमने क्या किया कि सर्किट से एक्सप्रेशन बना दी, ठीक है। सो एक्सप्रेशन और सर्किट आर इक्विवेलेंट, ये चीज आपको ज़हन में होनी चाहिए कि एक्सप्रेशन और सर्किट इक्विवेलेंट चीजें, उनमें कोई फर्क नहीं। तो यहाँ तक चीज क्लियर हो गई, ठीक है। सो अभी तक हमने 2-3 काम किए हैं। अगर मैं इधर क्विक रिव्यू करूं, पहली चीज हमने ये गेट्स देख लिए क्या होते हैं, ठीक है। दूसरी चीज हमने दे दी कि भाई गेट्स को हम ट्रुथ टेबल कैसे बन सकता है। तीसरी चीज हमने ये कर ली कि गेट्स की इनपुट्स और आउटपुट्स को अगर हम अल्फाबेट्स से शो कर लें तो हमारे पास एक एक्सप्रेशन की फॉर्म में हम उनको लिख सकते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की फॉर्म में। लेकिन उसके लिए हमें प्लस का मतलब हमने रखा कि और है, डॉट का मतलब है कि वो एंड है, और बार का मतलब है कि वो नॉट है। अच्छा, एक छोटी सी चीज़ मैं पीछे मेंशन करना भूल गया, वो ये थी कि जो नॉट है वो वैसे तो बार से रिप्रेजेंट होता है, लेकिन बास का हम टिल्डा या टिक लगा दें तो मतलब ये भी बार के लिए यूज होता है, ठीक है। तो अगर आपको कोई ये कह दे ए टिक बी, तो ये दिस इज इक्वल टू ए बार बी एंड दिस इज इक्वल टू, ठीक है। तो इन दिनों में कोई फर्क नहीं है, ठीक है। ऑल्दो इस केस में वैसे बेहतर होता कि इधर ब्रैकेट भी लगी हो और आपको बता सके कि पूरे ए बी का बार है या नहीं, ठीक है। ओके, ओह आगे चला गया। बूलियन वेरिएबल्स, यही जो एक्स वाई जी हमने पढ़े थे, ये बूलियन वेरिएबल कहलाते हैं। मल्टी डायमेंशनल स्पेस पे तो मुझे लगता है आप लोगों को ज़्यादा कंफ्यूज करने वाली बात होगी, लेकिन उस पर मैं बाद में आता हूँ। लेकिन अगर एक वेरिएबल एक्स की फॉर्म में आ रहा है या बार की फॉर्म में आ रहा है, ठीक है, हम इसको हम लिटरल कह देते हैं, ठीक है। लिटरल भी वेरिएबल के लिए यूज होता है, बट इसमें वी डोंट केयर अबाउट कि वो बार है या नहीं है, ठीक है। सो वैसे एक्चुअल में एक्स जो होगा वो वेरिएबल है, लेकिन अगर वो बार भी आ रही है तो हम कह देंगे लिटरल है। सो इट्स जस्ट अ टर्म, हम बहुत कम ही यूज कर रहे होंगे अपने कोर्स के अंदर, ठीक है। ये जो स्पेस लिखी हुई है, ऑब्वियसली अलजेब्रा किसी स्पेस के अंदर होता है। जब हम नॉर्मल अलजेब्रा की बात कर रहे हैं तो हम रियल नंबर की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। सो जब एन डायमेंशनल स्पेस का मतलब है कि अगर आपके दो वेरिएबल है ना, तो आप कह सकते हैं कि एक एक्स है और एक वाई है, ठीक है। तो ये वैल्यू 0 ले सकता है या 1 ले सकता है, ये वैल्यू 0 ले सकता है या 1 ले सकता है। तो अब ये 2D स्पेस कहलाती है। ये जो आपका व्हाइट बोर्ड है, दिस इज अ 2D स्पेस, ठीक है। अगर ये रियल नंबर वेरिएबल्स होते तब भी ये 2D स्पेस थी, ठीक है। लेकिन तब आप ये -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक फैला हुआ एक प्लेन था जिसमें ये वैल्यूज ले सकते थे। अगर एक जी वेरिएबल हो जाए तो हम एक बाहर की तरफ एक्सेस निकाल सकते हैं जो कि इस तरफ जा रहा है, और मतलब एक पॉइंट जो होगा वो एक्स वाई जी मिल के निकल रहा। लेकिन बूलियन में आपके पास अगर 2 डायमेंशनल स्पेस है तो आप यही वैल्यूज ले सकते हैं, या तो दोनों 0 होंगे 0 0, या x1 होगा y0 होगा, या x0 होगा y1 होगा, या 1 1। तो ये 4 वैल्यूज ले, दिस इज योर होल स्पेस इन 2 डायमेंशन। और अगर z वेरिएबल आ जाए तो हम उसको एक, देन इट विल बी अ क्यूब, ठीक है। कह लो कि एक आपका इस तरफ z एक्सेस हो गया, इस तरफ x एक्सेस हो गया। मैं इमेजिन करेंगे ये बाहर की तरफ निकली हुई है, ठीक है। सो हम, अगर आपको ये स्पेस का कॉन्सेप्ट सही तरह नहीं भी समझ आ रही तो इट डजंट मैटर है सच, जो हम आगे पढ़े होंगे। लेकिन बेसिकली है ये चीज़ मैं बताना इसलिए चाह रहा हूँ ताकि ये आप लोगों को पता चल जाए, कहीं पे आप पढ़ें तो इट्स नॉट रॉकेट साइंस, सिंपल ये बात कर रहे हैं
कि एक वेरिएबल x ले लिया, एक y ले लिया, एक z ले लिया। सो अब आपके ये सारे पॉसिबल कम्बिनेशन बनते हैं। दिस इज कि x भी 0 है, y भी 0 है, z भी 0 है, ठीक है। दिस इज कि x 0 है, y 1 है, z 0 है। इस जगह पर जाऊंगा तो यहाँ पर सिर्फ z 1 है, x भी 0 है, y भी 0 है। ये वाला पॉइंट जो है इसमें x भी 1 है, नहीं सॉरी x 0 है, y 1 है, z 1 है, और इस तरह आप ये सारे फिल कर सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं n डायमेंशनल स्पेस। 3 डायमेंशन तक हो तो हम उसको इस तरह इमेजिन कर सकते हैं। 4 डायमेंशन 5 डायमेंशन हो तो फिर इस तरह इमेजिन नहीं किया जाता हमसे, क्योंकि हम एक्चुअल में 3D स्पेस में जा रहे हैं। बट वी कैन जो रूल्स हैं हम उनको आगे एक्सटेंड कर सकते हैं कि यार अगर 5 वेरिएबल हुआ है तब भी ये चीज़ ट्रू होगी जो रूल 3 डायमेंशन या 2 डायमेंशन। लेकिन ये बूलियन अलजेब्रा में स्पेस का कॉन्सेप्ट मेरा ख्याल में उतना हमारे कोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंटरेस्टिंग नहीं है, ठीक। ओके, मैंने आपको शुरू में बताया था कि अलजेब्रा के कुछ रूल्स होते हैं जिसके हिसाब से हम चल रहे होते हैं, ठीक है। जब बूलियन अलजेब्रा की बात करेंगे तो उसमें भी फिर उसी तरह से कुछ रूल्स होंगे। कुछ रूल्स वही होंगे जो कि नॉर्मल अलजेब्रा में हम देखते आए हैं, कुछ रूल्स उससे डिफरेंट होंगे। उसकी वजह ये है कि प्लस हम लिख तो प्लस रहे हैं मगर वो एडिशन नहीं है, वो तो और है। और डॉट को हम डॉट लिख रहे हैं मगर वो मल्टीप्लिकेशन नहीं है, वो एंड है। एक्चुअली अगर मैं इसको लिखूं, ट्रुथ टेबल अगर मैं बना दूं, लेट से कि मैं ये और का ट्रुथ टेबल बनाता हूं, तो 0 0 पे 0 आता है, 0 1 पे भी 1 आता है, 1 0 पे भी 1 आता है, और 1 1 पे भी 1 आता है। तो अगर मैं 0 को 0 में ऐड करूं तो 0 आता है, 0 को 1 में ऐड करूं तो 1 आता है, 1 को 0 में ऐड करूं तो 1 आता है, लेकिन 1 को 1 में ऐड करूं तो 1 नहीं आता बल्कि 2 आता था, ठीक है। तो ये बेसिकली दिस, सो आप इसको पक्का ध्यान में रखना है कि अगर a प्लस बी बूलियन अलजेब्रा वाला लिखा हुआ है तो दिस प्लस इज नॉट एडिशन। ये वो वाली एडिशन नहीं है जो नंबर्स को ऐड करने के लिए यूज होगी, उसका हम बाद में सर्किट पढ़ेंगे। इसी तरह अगर मैं मल्टीप्लिकेशन या जिसको हम एंड अभी कह रहे हैं, ठीक है, अगर मैं एंड के लिए बनाऊं तो वो मेरे पास ये चीज आ जाती है। अगर मैं 0 को 0 से मल्टीप्लाई करूं तो 0 आएगा, 0 को 1 से करूं तो 0, 1 को 0 से करूं तो 0, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूं तो इसका मतलब है कि एंड इज एक्चुअली बिट मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। ये एक बिट को एक बिट से मल्टीप्लाई कर देता है एंड, ठीक है। तो ये चीज आपके जहन में रहनी चाहिए, क्योंकि जब हम बाद में असल में हमें ऐसा मल्टीप्लायर नहीं चाहिए होता अमूमन, हमें तो मल्टीप्लायर चाहिए होगा कि जो जिस तरह हमने 2's कॉम्प्लीमेंट नंबर पढ़े थे कि अच्छा भाई एक 16 बिट का नंबर है उसको 16 बिट के नंबर से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, 32 बिट का नंबर है उसको 32 बिट के नंबर से मल्टीप्लाई करो। लेकिन ये वो काम नहीं कर रहा है, ये वो मल्टीप्लिकेशन नहीं है, लेकिन ये एक बिट को एक बिट से मल्टीप्लाई जरूर कर रहा है, ठीक है। तो जब हमने 16 बिट को 16 बिट से भी करना होगा तो हमें एक बिट को एक बिट से मल्टीप्लाई करने की जरूरत पेश आएगी, और वहां पर हम एंड गेट यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो अच्छा, अब क्योंकि एंड इज एक्चुअली और एंड इज एक्चुअली मल्टीप्लिकेशन इज एंड प्लस इज और, तो उसके हिसाब से जो रूल्स कुछ बनते हैं इंटरेस्टिंग वो अब हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। उससे पहले एक एडमिनिस्ट्रेटिव चीज जो कहते हैं कि मैंने असाइनमेंट अपलोड नहीं की, उसकी वजह ये थी कि मैं चेक करता रहा हूँ बीच में ईद की छुट्टियों में, तो दोनों सेक्शंस में सब लोग मूडल के ऊपर अभी ज्वाइन नहीं किया हुआ था, ठीक है। तो मैंने फिर असाइनमेंट को डिले कर दिया, और असाइनमेंट जो है वो मैं कोशिश करूँगा कि आज अपलोड करूँ या कल अपलोड करूँ। अभी शायद ये हो जाएगा कि जो नेक्स्ट मंडे को अब आपका जो क्विज होगा वो थोड़ा सा शायद बड़ा हो, ठीक है। पहले मेरा 10 मिनट्स का नंबर सिस्टम का क्विज लेने का इरादा था, अब असाइनमेंट में भी हो सकता है बूलियन अलजेब्रा प्लस नंबर सिस्टम, ठीक है। तो इट वुड बी इक्विवेलेंट टू 2 क्विजेस एक्चुअली। और दूसरा ये होगा कि जो आपके असाइनमेंट है उसमें भी फिर बूलियन अलजेब्रा का भी कुछ पार्ट होगा, ठीक है। तो हो सकता है मैं 2 क्विज भी ले लूँ, हो सकता है मंडे ट्यूसडे दोनों को क्विज हो जाए 10-10 नंबर का, ठीक है। तो असाइनमेंट लेकिन मंडे को ड्यू होगी ताकि आपके पास वीकेंड होगा करने के लिए, वीकेंड पे करके जमा करा दें, ठीक है। बेशक पहले
लेक्चर, पहले 2 लेक्चर यूट्यूब पे अपलोड होंगे, ठीक है, तो ये वाले भी प्रॉब्ली एंड ऑफ वीक तक होंगे, ठीक है, अभी नहीं होगा। मैं इसका लिंक मूडल पे डाल दूंगा, ठीक है, ताकि आप लोग कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें आगे, ठीक है, ताकि वो आपको अगले या जब भी अपलोड हो तो आपको ईमेल आ जाएगा, ठीक है। ओके, सो अब ये जो बूलियन अलजेब्रा के रूल्स हैं इनको हम थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली एक तरीका तो ये है कि बस इनको याद कर लें, लेकिन मैं ये नहीं चाहता। आपने इनकी एक, मैं चाह रहा हूँ हम इसकी इंट्यूटिव सेंस बनाए। इनका मकसद क्या है कि ये रूल्स, जब आपको कोई सर्किट गिवन होगा और आपने उसकी एक्सप्रेशन लिख ली होगी, क्योंकि हमने पढ़ा है कि सर्किट और एक्सप्रेशन एक ही चीज़ है, तो जब सर्किट की एक्सप्रेशन गिवन होगी तो उस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे कई जगहों पर, ठीक है। हो सकता है कि एक सर्किट का बहुत बड़ा हिस्सा रिडंडेंट हो, उसकी ज़रूरत ना हो, आप उसको उड़ा देंगे बिकॉज आपको पता होगा कुछ रूल्स का, ठीक है, कि यार फॉर एग्जांपल आपको पता है कि लेट से x प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स, तो अगर एक बड़ी सी एक्सप्रेशन है प्लस उसी एक्सप्रेशन के साथ एक और बड़ी सी एक्सप्रेशन एंड हो रही है, तो आप कहेंगे कि नहीं, इसका मतलब है वो जो बड़ी सी एक्सप्रेशन एंड हो रही है उसकी जरूरत नहीं है, इट्स जस्ट इक्वल टू एक्स, जो ओरिजिनल एक्सप्रेशन है, ठीक है, ठीक है। लेकिन अब ये बहुत सारे रूल्स हैं, तो आपको सब के सब याद कैसे रखने हैं, उसके लिए तरीका ये है कि हम इसको भी डिस्कस करेंगे इंट्यूटिवली कि ये इसकी सेंस क्या बनती है। वो सेंस अगर आपके जहन में बन गई तो आपको ये पैटर्न्स फिर जहन में रहने चाहिए जब भी आप बूलियन अलजेब्रा से एक्सप्रेशन सॉल्व करने की कोशिश। ओके, सो पहला रूल क्या है? पहला रूल है कि x प्लस 0 इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। x प्लस 0 इज इक्वल टू एक्स का मतलब है कि किसी भी बूलियन वेरिएबल को अगर 0 के साथ और करें तो आउटपुट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही जो था वही रहेगा, ठीक है। तो लाजमी सी बात है कि अगर मैं किसी चीज़ को 0 के साथ और कर रहा हूँ, ठीक है, ये x था, अगर x खुद 0 था तो आउटपुट क्या होगी? 0। अगर x 1 था तो आउटपुट 1 होगी, तो फिर इस 0 के साथ और करने का तो कोई फायदा नहीं हुआ, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इस गेट को आप खत्म कर सकते हैं, x को डायरेक्टली आगे ले जाए, ठीक है। यू कैन जस्ट क्रॉस दिस गेट और x को डायरेक्टली आगे, ठीक। तो ये वाला काम जब बूलियन एक्सप्रेशन की फॉर्म में होगा, किसी भी जगह पर आप प्लस 0 लिखा हुआ नजर आए किसी चीज के साथ, आप उस प्लस 0 को उड़ा दें, ठीक है। किसी सर्किट डिजाइन में 0 के साथ और होता हुआ नजर आए, उसको रिमूव कर दें, उसकी जरूरत नहीं, ठीक है। इसको आइडेंटिटी भी कहते हैं, क्योंकि आइडेंटिटी किसी भी अलजेब्रा में आप कहते हैं कि कोई आइडेंटिटी इज अ नंबर जो कि एक मिनट, क्या टाइम हो रहा है? 12:32। होपफुली मेरी बैटरी जो है चल जानी चाहिए। ठीक, ओके। सो आइडेंटिटी किसी अलजेब्रा में ऐसा नंबर होता है जिसको फॉर एग्जांपल एडिशन है। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब है कि मैं वो ऐड करूं तो उस नंबर पे कोई फर्क ना पड़े। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब है कि मैं मल्टीप्लाई करूं तो कोई फर्क ना पड़े। सो नॉर्मल अलजेब्रा में भी एडिटिव आइडेंटिटी 0 है कि किसी नंबर में 0 ऐड करें तो वही नंबर आ जाता है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 है कि 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो सेम नंबर आ जाता है, ठीक है। तो ये अच्छा, दूसरा रूल है कि x + 1 = 1। Now this is different from normal algebra. Normal algebra में आप 1 ऐड करें किसी चीज में तो 1 नहीं आ जाता आंसर, लेकिन क्योंकि प्लस का मतलब है और, तो किसी चीज को 1 के साथ और कर दें तो 1 ही आएगा, क्योंकि और की तो एक इनपुट 1 होगी तो आउटपुट 1 हो जानी है। तो आप कर ही 1 के साथ और रहे हैं तो ये हमेशा 1 हो जाएगी। तो इसका मतलब है यू डोंट डिपेंड ऑन दिस थिंग। सो x + 1 = हो सकता है आपको कोई ऐसा सर्किट मिले जिसमें इधर एक बड़ा सा सर्किट और वो आखिर में 1 के साथ और हो रहा हो और फिर आगे कुछ जा रहा हो, तो आप कहें जस्ट फॉरगेट अबाउट दिस सर्किट, क्योंकि आपको आउटपुट इधर 1 चाहिए। तो ये सब का सब रिडंडेंट है, रिमूव इट। आपको सिर्फ 1 के साथ और 1 और भी नहीं करना, 1 को सिर्फ आगे देना है। 1 जो मतलब आप खुद सर्किट बना रहे हैं तो जो आपकी VCC होती है वो 1 होती है और ग्राउंड इज 0, ठीक है। तो यू जस्ट नीड टू फॉरवर्ड जॉइन इट टू VCC, पावर सप्लाई से बस ज्वाइन कर। तो ये चीज समझ आ गई, मतलब इंट्यूटिवली बड़ी आसान सी बात है कि भाई किसी 1 के साथ और करो तो 1 ही आना चाहिए। तीसरा आ रहा है x + x = x, ठीक है।
सो x प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स, किसी चीज को अपने साथ और करें तो वही चीज आ जाएगी। क्यों? अगर एक चीज x है और उसको मैं अपने साथ और कर रहा हूं, अगर x 0 था तो इस साइड में 0 था, इस साइड में भी 0 आएगा, आउटपुट 0 आ जाएगी। अगर ये 1 है तो दोनों में 1 आ जाएगा आउटपुट में। तो इसका मतलब है कि अगर कोई आपको सर्किट में ऐसा चीज नजर आए कि अपने साथ और हो रहा है तो उसको उड़ा दे आप, इसका मतलब एक्स को डायरेक्टली फॉरवर्ड कर दे, यू डोंट नीड दिस गेट, ठीक है। तो x प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स का ये मतलब हुआ कि अपने साथ और करने का कोई फायदा नहीं, वही नंबर आगे मतलब वही वेरिएबल आगे फॉरवर्ड। अगली चीज बनती है x प्लस एक्स बार इज इक्वल टू 1, ये भी बड़े काम की चीज है, ठीक है। अगर आप ये कह रहे हो कि अगर एक वेरिएबल x है उसको मैं अपने बार के साथ और कर दूं, ठीक है। so, अगर मैं किसी नंबर को अपने बार के साथ और करूंगा तो अगर तो ये नंबर 0 था तो उसका बार 1 हो जाएगा, अगर 1 था तो बार 0 हो जाएगा, लेकिन दोनों केस में एक ना एक 1 तो रहेगा, ठीक है। तो ये नंबर 0 हो या 1 हो, कोई ना कोई एक 1 रहेगा, तो आउटपुट 1 ही रहेगी। तो इसका मतलब है x प्लस एक्स बार हमेशा 1 आ जाएगा, क्योंकि एक ना एक 1 आपकी इनपुट पर रहेगा, ठीक है। सो x प्लस एक्स बार इज इक्वल टू 1। हमारे पास अगर x की वैल्यू हमारे पास 1 है, 0 है, और x बार की वैल्यू हमारे पास 1 है। नहीं, x की वैल्यू अगर 0 है तो बार की तो ऑटोमेटिकली 1 हो गई ना, क्योंकि x खुद 0 है तो उसका नॉट लेंगे तो बार का मतलब नॉट ही है ना, तो वो ऑटोमेटिकली 1 होगी, ठीक है। तो वो 1 हो गई तो इसका मतलब है और का तो एक इनपुट पे 1 आ गया, ठीक है। इसी तरह अगर x 1 था फिर तो नॉट हो या ना हो इसी की वजह से 1 आगे आ जाना था, ठीक है। तो दोनों केसेस में आपके पास आउटपुट 1 नहीं आ रही। ओके, अगला वाला भी सिंपल सा है, तो कुछ तो बहुत ही सिंपल हैं जो कि आपको वैसे ही याद होंगे, जिस तरह x प्लस 0 इज इक्वल टू एक्स है, या ये वाला होगा, या कम्यूटेटिव वाले हैं, ठीक है। सो बेसिकली अगर मैं देखूँ ना तो आखिरी जो 3-4 हैं वो उस पर थोड़ा सा आपको यानी कि डिराइव करके निकले हुए हैं, बाकी जो है वो कॉमन सेंस से ही आप निकाल सकते हैं, ठीक है। या जो नॉर्मल अलजेब्रा में अप्लाई होते हैं वो और ये सेम है, या कॉमन सेंस से निकल। सो ये क्या है जी, ये इन्वोल्यूशन कहलाता है कि किसी चीज का 2 दफा बार ले लें तो सेम चीज आती है, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है कि अगर 0 का बार लेंगे तो 1 होगी, दोबारा बार लेंगे 0 होगी, 1 का बार लेंगे और दोबारा बार लेंगे तो वो भी दोबारा 1 ही है। तो ये तो कॉमन सेंस की बात है इसकी। उससे अगला कम्यूटेटिव, ये भी बड़ा कॉमन सेंस की बात है। कह रहे हैं कि x प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स, इसको आम अल्फाज में पुट करूं तो और गेट को इससे परवाह नहीं है कि आपने इनपुट इस तरह डाई कर दी कि इस तरह डाई कर दी, उसको इससे परवाह है कि कोई एक 1 आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। अगर आ रहा है तो उसने आउटपुट में 1 देना, नहीं तो नहीं देना, ठीक है। उसका ऑर्डर मैटर नहीं करता, ठीक है। नॉर्मल अलजेब्रा में भी ये ट्रू है कि आप एडिशन को भी इससे कोई परवाह नहीं होती कि आप पहले एक नंबर ऐड करें या बाद में करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एसोसिएटिव क्या होता है कि भाई x प्लस वाई प्लस जी अगर करें तो अगर मैं पहले y प्लस डी कर लूं और बाद में x कर दूं ऐड, यानी y को z से पहले और कर दूं और बाद में x से और कर लूं, या x को y से और कर लूं बाद में z से और कर लूं, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इन दी एंड इनमें से अगर कोई भी एक 1 हुआ तो आउटपुट पे 1 आ जाएगा, ठीक है। सो इट इज इक्विवेलेंट टू एक्चुअली 3 इनपुट और गेट, ठीक है। चाहे आप 2-2 करके इस तरह से बना लें कि आप पहले x और y को और करके बना लें, चाहे आप पहले नीचे वाले दोनों को और करके बाद में ऊपर वाले से और कर लें। सो दिस विल बी इक्विवेलेंट टू एक्चुअली 3 इनपुट और गेट, कि तीनों में से कोई एक 1 आ जाए तो आउटपुट 1 होगी। सो यहाँ तक चीज समझ आ गई, ये भी बिल्कुल कॉमन सेंस पे मबनी था, इस पे कोई बस। अगला डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, कि अगर कोई चीजें ऐड हो रही हैं और आप उससे एक वेरिएबल मल्टीप्लाई करें तो आप इसको पहले से मल्टीप्लाई कर लें फिर दूसरे से मल्टीप्लाई कर लें, तो इस तरह आप ब्रैकेट को एक्सपैंड कर सकते हैं, ठीक है। सो ये तो अलजेब्रा में भी इसी तरह स्टैंड करता है, ठीक है। और एंड और में भी उसी तरह स्टैंड करता है कि अगर एक्स एंड हो रहा है और चीजें और हो रही थी तो आप उस एंड को आगे प्रोपोगेट कर सकते हैं कि वो इंडिविजुअली
और वाली चीज़ों के साथ। अच्छा, अगला जो है वो डी मॉर्गन्स, अगले 4 जो है ना वो समझें कि वो डिराइव होके होने वाले हैं, समझने वाली चीज़ें, ठीक है। डी मॉर्गन्स लॉ ये कहता है, अगर इसको थोड़ा सा जनरल फॉर्म में समझे तो ज़्यादा आसान होगा। ये बेसिकली ये कहता है कि अगर आपका कोई, जिस तरह ये अभी लिखा हुआ नॉर गेट है ना लेफ्ट साइड पे, कि और करके आगे नॉट की, तो कहता है दिस इज एक्चुअली इक्वलेंट टू कि आप गेट चेंज कर दें और दोनों साइडों पे बार ले लें, यानी इसमें इनपुट्स का नॉट ले लें और आउटपुट का नॉट खत्म कर दें, ठीक है। तो ये गेट चेंज कर लें और बार आउटपुट के बजाय इनपुट पे ले जाए, ठीक है। तो या इसको जो बड़ी बार जब लगी होगी ना एक्सप्रेशन में, इसका मतलब है कि आउटपुट को आप नोट करें। ये जो छोटी बार है इसका मतलब है कि हम इनपुट्स को नोट करें, ठीक है। सो आप कर कह रहे हैं कि बड़ी बार को छोटी बार में तोड़ें, लेकिन अगर जब आप ये करेंगे तो आपको गेट को चेंज करना पड़ेगा, एंड को और करना पड़ जाएगा, और को एंड करना पड़ जाएगा, ठीक है। तो ये अभी उसकी एक फॉर्म आई है कि अगर नॉर इज इक्वलेंट टू कि आप एंड कर दें लेकिन एक्स और वाई का बाहर लेके, ठीक ठीक हो गया। इसकी दूसरी फॉर्म अभी थोड़ा सा आगे जाके आएगी और फिर हम इसकी जरा जनरलाइज फॉर्म भी पढ़ेंगे, उसको हम जनरलाइज डी मॉर्गन्स लॉ है, ठीक है, वो भी काम की चीज है। अगला कहलाता है एब्जॉर्प्शन। ये इंटरेस्टिंग है, ये पसंद है जरा मुझे, क्योंकि ये सिंप्लीफाई कर देता है। ये क्या कह रहा है कि x प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। अब ये देखने में फौरन नहीं समझ आता, ठीक है, कि ये कैसे हो गया, ठीक है। इसकी हम आगे डेरिवेशन भी देखेंगे जो अलजेब्रिक डेरिवेशन है, लेकिन अगर मैं कॉमन सेंस से इसको देखना चाहूँ या इंट्यूटिव सेंस इसकी बना, तो हम करना क्या चाह रहे हैं कि एक x वेरिएबल है, उसको मैं और कर रहा हूँ विद x इटसेल्फ और एक और वेरिएबल y को एंड करके, ठीक है। सो दिस इज y। अब अगर x 1 है तो ऑब्वियसली इस और गेट की आउटपुट वैसी 1 हो जाएगी, y पे डिपेंड ही नहीं करेगी। अगर x 0 है तो इस साइड पे तो 0 आ गया, लेकिन इस साइड पे जो आएगा उस पर डिपेंड करेगी। लेकिन क्योंकि ऑलरेडी x एंड हो रहा है इस जगह पर, तो इसकी आउटपुट भी 0 ही आएगी, तो अगेन इसकी आउटपुट 0 आएगी। x अगर 0 है तो आउटपुट 0 है, x अगर 1 है तो आउटपुट 1 है, तो इसका मतलब आप एक्चुअल में y पे डिपेंड ही नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो ये जो था गेट, ये आपने एक धोखा ही दिया हुआ था अपने आप को, तो आप इसको इन दोनों गेट्स को रिमूव कर दें, जस्ट डायरेक्टली टाई x टू द आउटपुट, ठीक है। ये काम की चीज़ है, ये काम की चीज़ इसलिए कि हो सकता है कि y के पीछे एक बड़ा सर्कल लगा होता, ठीक है। आप कुछ कहते हैं कि यार एक्स वाई जी बार प्लस एक्स वाई जी बार इंटू एक्स प्लस वाई बार इंटू जो भी मैं कोई एक्स वाई जी प्लस समथिंग, ये लट से बड़ा सा एक फंक्शन लिखा होता, ठीक है, जिसकी ब्रैकेट्स लगी होती। मैं भी रैंडमली इसको बना रहा हूँ, ठीक है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि ये दोनों क्योंकि सेम है और ये एक तीसरे से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब है ये सारे का सारा सर्किट रिडंडेंट है। मतलब इसको सिर्फ एक वेरिएबल के हिसाब से ना सोचें, ये तो आपको समझाने के लिए x का हुआ ना। अब यू कैन थिंक दिस होल थिंग एज x, ये x है प्लस x इंटू वाई समथिंग आ रही, ठीक है। इसका मतलब है कि ये क्योंकि इसके साथ एंड हो रहा है तो ये रिडंडेंट है, ठीक है। और ये इसका आंसर सिंपली एक्स वाई जी बार आ जाएगा, क्योंकि ये जिस तरह x प्लस एक्स वाई इक्वल टू एक्स, तो ये पूरा एक्स वाई खत्म हो जाएगा, तो ये पूरा एक्स वाई खत्म हो जाएगा, ठीक है। आप इसको खत्म कर दें, ठीक। तो ये हो सकता है कि तो आपने ये वाला पैटर्न ढूंढना है, आपने सिर्फ एक वेरिएबल के हिसाब से नहीं ढूंढना, आपने देखना है कि कोई भी चीज़ आ रही है जो कि हो सकता है एक बड़ी सी एक्सप्रेशन हो, लेकिन अगर उसके साथ प्लस हो रही है सेम एक्सप्रेशन इनटू सम अदर एक्सप्रेशन, सो इसका मतलब है कि वो जो दूसरी एक्सप्रेशन है और जो प्लस है ये सब रिडंडेंट है, आप सिर्फ ये वाली एक्सप्रेशन उठा लें, ठीक है। ये सिंप्लीफिकेशन में हेल्प करें। सो यहाँ तक चीज़ समझ आ गई। इसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन। इसने एक्चुअली एक्स वाई को एब्जॉर्ब ही कर लिया है, ठीक है। इसका भाई है सिंप्लीफिकेशन, ये उतना ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर रहा, लेकिन सिंप्लीफाई ज़रूर कर रहा है, ठीक है। इसमें आपने क्या किया कि x सिंपल वही काम कर रहे हैं कि और कर रहे हैं x को, लेकिन अब इधर आपने उसका नॉट ले लिया, ठीक है।
अब इस नॉट से क्या हुआ, पहले जब x 0 आता था तो ये ऑटोमेटिकली 0 हो जाता था, ठीक है। अब लेकिन इन्वर्ट हो गया। सो 1 के केस में तो अभी भी x की वजह से 1 आगे चला जाएगा, लेकिन अब 0 का केस जो है ना उसमें ये नॉट होके 1 हो जाएगा, ठीक है। नाउ इट डिपेंड्स ऑन y, क्योंकि जब ये 0 आया तो ये नॉट होके 1 हो गया। अब अगर y 0 हुआ तो ये आगे y जाएगा, मतलब y 0 हुआ तो आउटपुट 0 होगी, y 1 हुआ तो आउटपुट 1 होगी। तो इसका मतलब है कि बेसिकली अगर x 0 है तो आप y पे डिपेंड करें, ठीक है। और अगर x 1 है तो वैसे ही ऑलरेडी उसकी वजह से, तो इसको अब आप कह सकते हैं कि यार ये x पे भी डिपेंड कर रहा है, क्योंकि अगर x 1 हुआ तो इसकी वजह से 1 हो जाना चाहिए, अगर x 0 हुआ तो y की वजह से 1 हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये इस तरीके से काम। यहां तक चीज क्लियर होगी। आखिरी जो है वो है कंसेंसस थ्योरम, ठीक है। कंसेंसस थ्योरम जो है उसमें पढ़ने में तो हम ये कह रहे हैं कि एक्स वाई प्लस एक्स बार जी प्लस वाई जी इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस एक्स बार जी, यानी कि इस वाई जी को हमने उड़ा दिया, ठीक है। सो आप इसको याद रखने के लिए ये कर सकते हैं कि कोई भी एक्सप्रेशन के साथ अगर एक दूसरा वेरिएबल हो रहा है एंड प्लस उसके बार के साथ एक और वेरिएबल हो रहा है, तो अब अगर ये दोनों वेरिएबल बाद में आ जाएं तो ये रिडंडेंट है, इनको उड़ाया जा सकता है। इसकी अभी हम डेरिवेशन भी देखते हैं, ठीक है। तो ये आपको ये आखिरी वाले 2-3 जो है ना, ये जरा ये पैटर्न को ज़हन नशीन करने के लिए आपको घर जाके थोड़ा सा टाइम भी लगाना चाहिए इसके ऊपर कि कैसे जहन में रहेंगे, ठीक। ओके, सो अभी हम 2 रूल्स की डेरिवेशन कर लेंगे। डेरिवेशन से मुराद क्या होती है कि आप जब डिराइव कर रहे हैं तो उस रूल को अभी ट्रू नहीं मान रहे, ठीक है। आप कह रहे हैं कि ऑब्वियसली रूल की एक लेफ्ट हैंड साइड है, एक राइट हैंड साइड है, तो अगर आप किसी एक साइड से शुरू होकर दूसरी साइड को की कर ले लॉजिकल ऑपरेशंस करते करते, तो इसका मतलब है कि वो रूल ट्रू साबित हो गया। लेकिन दरमियान में आप ये सेम रूल यूज नहीं कर सकते, यानी कि अगर हम सिंप्लीफिकेशन ड्राइव कर रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन थी कि x प्लस एक्स बार वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ये जो भी हमने कंसेंसस से पहले पढ़ा कि इसमें x बार की जरूरत नहीं है, x प्लस वाई की इक्वल है। अब मैं अगर ड्राइव करना चाह रहा हूं तो मैं x प्लस एक्स बार वाई से शुरू हो जाऊं और मैं उसको x प्लस वाई की इक्वल साबित कर दूं विदाउट यूजिंग दिस रूल, ठीक है। तो इसका मतलब है ये रूल साबित हो गया, ठीक। तो फॉर एग्जांपल मैं इसको x प्लस वाई के करीब लाना चाह रहा हूं, ठीक है। सो इसका मतलब है कि मुझे किसी तरह इस x बार को रिमूव करना है, ठीक है। और x बार को एक रिमूव करने का तरीका हो सकता है कोई y कॉमन लेके या x कहीं से लाके। तो फर्स्ट स्टेप हम ये कर सकते हैं कि जो ये वाली साइड है ना, इसको 1 प्लस वाई से मल्टीप्लाई करें। अच्छा, 1 प्लस वाई से मल्टीप्लाई क्यों कर सकते हैं? 1 प्लस एनीथिंग इज इक्वल टू 1, तो किसी भी चीज को 1 से भी मल्टीप्लाई कर दें तो वो चीज वही रहती है। नहीं, x को मैं 1 के साथ एंड कर दूं तो x ही आएगा, ठीक है। तो मैंने उसको 1 के साथ ही किया, लेकिन 1 के बजाय मैंने 1 प्लस वाई लिख दिया। 1 प्लस वाई लिख के इसको एक्सपैंड कर देते हैं, तो मेरे पास x प्लस एक्स वाई आ गया और x। अब मैं उसके करीब पहुंच गया हूं। करीब क्यों पहुंच गया हूं? क्योंकि अब मैं इन दोनों के दरमियान से y को कॉमन ले सकता हूं। y को कॉमन लूंगा तो मेरे पास पीछे आ जाएगा x प्लस एक्स बार, और वो क्या होता है? x प्लस एक्स बार x नहीं होता है। x प्लस एक्स बार क्या होता है? किसी भी चीज को अपने बार के साथ और करेंगे तो हमेशा 1 आउटपुट पे आएगा, क्योंकि एक की वजह से दूसरी वजह, ये आपके पास x प्लस वाई आएगा, ठीक है। ये स्लाइड्स में अपलोड कर दूंगा, बेशक आप इसको नोट ना करें। अगर आप समझना भी पे फोकस करना चाह रहे तो मैं इसको स्लाइड को अपलोड कर दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। और ऑब्वियसली बुक में भी ये चीज़ें हैं। इसी तरह कंसेंसस थ्योरम को अगर हम ड्राइव करना चाहें, कंसेंसस थ्योरम ये था कि अगर कोई वेरिएबल है उसके साथ एक और वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहा है और उसके बार के साथ एक तीसरा वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहा है, बाद में जो मल्टीप्लाई होने वाले वेरिएबल हैं वो आगे और हो रहे हो तो उनकी जरूरत नहीं है, वो रिडंडेंट है, उनको रिमूव किया जा सकता है, ठीक है। अब लेकिन उनको रिडंडेंट अभी तो हम ड्राइव कर रहे हैं तो अब ये खुद रूल यूज नहीं कर सकते, तो क्या किया जाए? सो एक तरीका ये हो सकता है कि हम y z में भी ये वाला वेरिएबल खुद नहीं आ रहा, तो मैं इनको x प्लस एक्स बार से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने इसको x प्लस एक्स बार से मल्टीप्लाई, x प्लस एक्स बार इज 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करने से तो एक्सप्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने कर दिया। मतलब इसको जब हम एक्सपैंड करेंगे तो ये y z दोनों तरफ मल्टीप्लाई होगा।
अब एक इंटरेस्टिंग चीज बन गई है, अब इंटरेस्टिंग चीज ये बन गई है कि इधर भी एक्स वाई आ रहा है, इधर भी एक्स कॉमन लिया जा सकता है, इधर एक्स बार जी आ रहा है, इधर भी एक्स बार और जी आ रहा है, ये भी कॉमन लिया जा सकता है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम ये दोनों कॉमन ले लेंगे। कॉमन ले लिया तो मेरे पास 1 प्लस जी और 1 प्लस वाई आ गया, जो कि दोनों 1 है। तो बेसिकली हम अपनी जगह पे पहुंच गए, ठीक है। ओके, सो यहां पर ये दो डेरिवेशंस हैं, और भी डेरिवेशंस जो हैं पूछी जा सकती हैं पेपर में आपसे, इसलिए घर जाके आप डेरिवेशंस पे थोड़ा काम करें। स्लाइड्स पे डेरिवेशन इजी होती हैं क्योंकि पहले से हुई हुई हैं, ठीक है, लेकिन मतलब लेट से कि मैं इसको खुद सॉल्व कर रहा होता तो फौरी तौर पे हो सकता है मेरे ज़हन में ना आए कि x प्लस एक्स बार से मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है। देन आई हैव टू ट्राई थिंग्स आउट, कि मुझे 3-4 चीज़ें ट्राई करनी पड़ेगी, ठीक है। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा यूज टू होने की ज़रूरत है, ठीक है। तो कुछ तो असाइनमेंट मिल जाएगी, लेकिन मैं कहूँगा असाइनमेंट के अलावा अभी जिस तरह आपको चाहिए कि घर जाके ना बाकी की कुछ डेरिवेशंस खुद करके देखें, यही डेरिवेशन स्लाइड को साइड पे करके खुद करके देखें, इसके अलावा जो डेरिवेशन हैं वो कुछ खुद करके देखें, ताकि आप उससे डेरिवेशन से थोड़ा यूज टू हो जाए, और अगर कोई क्वेश्चन डेरिवेशन से रिलेटेड आता है तो वो सॉल्व कर सकेंगे। डेरिवेशन माइट टेक सम टाइम, ठीक है, तो वो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि इसमें किसी हद तक लग भी है कि आपको फौरन वो पैटर्न नज़र आ रहा है या नहीं, और किसी हद तक प्रैक्टिस भी है कि आपने कितनी दफ़ा ड्राइव करके देखा हुआ। अगर आपने मल्टीपल चीज़ें ड्राइव की हुई हैं तो प्रॉब्ली यू विल रीच द सॉल्यूशन। ओके, सो यहाँ तक चीज़ क्लियर होगी। ओके, नेक्स्ट चीज़ जो है वो है डुअलिटी। ये एक इंटरेस्टिंग, एक और मज़ेदार चीज़ है जो बूलियन अलजेब्रा में होल्ड करती है। वो ये है कि आपको कोई इक्वेशन गिवन हो, तो अभी तक हमने ये सारी इक्वेशंस देखी है ना, ये जो हमने लॉज पढ़े हैं अभी, ये सारी इक्वेशंस हैं, एक इनकी राइट हैंड साइड है, एक लेफ्ट हैंड साइड है। डुअलिटी ये कहती है कि आप अगर किसी भी इक्वेशन में जो वंस है उनको जीरोस बना दें और जीरोस को 1 बना दें, और प्लस को मल्टीप्लिकेशन बना दें, मल्टीप्लिकेशन को प्लस बना दें, तो जो नई इक्वेशन बनेगी वो भी ट्रू होगी। अगर ये इक्वेशन ट्रू है तो नई इक्वेशन भी ट्रू है। आई रिपीट, ठीक है, आप इसको गौर से सुने कि एक आपकी इक्वेशन गिवन है, उसका डुअल लेने का उससे मुराद है कि आप 1 को 0 बना दें, 0 को 1 बना दें। अगर कोई 1 और 0 आ रहे हैं उस इक्वेशन में, जिस तरह इसमें आ रहे, ठीक है, कुछ में नहीं भी आ रहे, वहां पर वो कुछ करने की जरूरत नहीं। और दूसरा प्लस को मल्टीप्लाई बना दें, मल्टीप्लाई को प्लस बना दें, तो इसको हम कहते हैं हमने इस इक्वेशन का डुअल ले लिया, ठीक है। सो अगर एक इक्वेशन का डुअल ले लेंगे तो एक नई इक्वेशन बन जाएगी। तो डुअल लेने से जो नई इक्वेशन आती है ना वो भी ट्रू होती है, ठीक है। सो ये एक नई चीज है। इसकी बेस पे ये जो हमने सारे रूल्स बनाए हैं, इन सब रूल्स का अगर मैं डुअल ले लूं तो मुझे कुछ नए रूल्स आ जाएंगे, ठीक है। तो वो भी आप सिंप्लीफिकेशन में यूज कर सकते हैं, ठीक है। आपने सिंप्लीफाई करना है चीज को तो आप वो रूल्स भी यूज कर सकते हैं। सो अगली स्लाइड एक्चुअली इन्हीं रूल्स को कवर कर रही, ठीक है। सो पहला क्या हमने देखा था कि x प्लस 0 इज इक्वल टू एक्स। सो x प्लस 0 इज इक्वल टू एक्स का जब हम डुअल लेंगे तो 0 का को पहले जीरोस को 1 बनाना है, 1 को 0, तो 0 को 1 बना दिया और प्लस को एंड करती, ठीक है। तो इसका मतलब है x इंटू 1 इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। अच्छा, इस तरह भी बहुत सारे एक नए सेट ऑफ रूल्स आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगेन वो सारे याद रखना जो है वो एक मुश्किल काम है। उसके लिए याद रखने के लिए बेहतर है कि आपको उसकी इंट्यूटिव सेंस हो, आपको पता हो कि हो क्या रहा है पीछे सर्किट में, ठीक है। तो वो भी हम साथ साथ कवर करते जाते हैं। सो x इंटू 1 इज इक्वल टू एक्स का क्या मतलब है? वैसे तो ये काफी है, यहां तक कर दिया तो हमें पता है कि x इंटू 1 इज इक्वल टू एक्स, लेकिन आप इसकी इंट्यूटिव सेंस बना लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर 1 के साथ किसी भी चीज को एंड करेंगे तो आउटपुट वही चीज आ जाएगी, ठीक है। तो हम करके देख लेते हैं कि अगर एक x है, अगर ये 0 आया तो इसकी वजह से एंड की आउटपुट 0 हो जाएगी, क्योंकि एक भी 0 आया तो आउटपुट 0 हो जाती। अगर ये 1 आया तो दूसरी तो पहले से 1 है, ये भी 1 हो गया, आउटपुट 1 नहीं। तो इसका मतलब है चाहे ये 0 आया तो आउटपुट 0 हो जाती है, 1 आया तो आउटपुट 1 हो जाती है। इसका मतलब है ये 1 जो है ना, ये कोई रोल प्ले नहीं कर रहा। अगर किसी सर्किट में आपको इस तरह चीज नजर आए, कोई चीज 1 के साथ हैंड हो रही है तो उसको हटा दे, ठीक है, उसकी जरूरत नहीं है। अगर आप सर्किट सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, ठीक है, आप सिंपली आगे उसी तरह उस इनपुट को फॉरवर्ड कर दें। यू डोंट नीड अ गेट देयर, ठीक।
ओके इसी तरह अगला हमने पढ़ा था x प्लस 1 इज इक्वल टू 1 कि किसी चीज को 1 के साथ और करेंगे तो और गेट ऑब्वियसली एक 1 ही उसको चाहिए तो 1 के साथ और किया तो आउटपुट भी 1 आ जाती थी। जब इसका डुअल लिया तो आपके पास नया रूल आ गया x डॉट 0 इज इक्वल टू 0 क्योंकि हमने बहुत तो नहीं होने जा रहा। ठीक ओके सो हम ब्रेक से पहले चीज देख रहे थे कि ये तो हमने देख लिया कि किसी भी x प्लस 1 इज इक्वल टू 1 का मतलब था किसी चीज को 1 के साथ और करेंगे तो 1 आ जाएगा। उसका डुअल लिया तो मेरे पास आ गया कि किसी चीज को 0 के साथ हैंड करें तो 0 आ जाए। so ये भी बड़ा इंट्यूटिव सेंस बनाती है। अगर एक एंड गेट की एक इनपुट 0 कर दें तो आउटपुट 0 ही आनी चाहिए। तो हम अगर 0 के साथ किसी चीज को एंड कर देंगे तो आउटपुट 0 ही आएगी। ठीक x प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स एक और रूल था हमारे पास। इसका डुअल लेंगे तो इसमें तो 1s और 0s है ही नहीं, सिर्फ हमने प्लस को मल्टीप्लाई करना है तो हमने प्लस को मल्टीप्लाई कर तो ये आ रहा है कि x इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स यानी कि किसी भी चीज को अपने साथ एंड कर दें तो आपके पास सेम चीज आ जाएगी। सो अगर कोई भी आपके पास इस किस्म की चीज आ रही है कि आप अपने साथ एंड कर दें किसी भी नंबर को, ठीक है, अगर ये 0 आ रहा था तो 0 0 के साथ एंड होके आउटपुट 0 ही आ जाएगी। अगर ये 1 आ रहा था तो 1 1 के साथ एंड होके आउटपुट 1 आ जाएगी। तो इसका मतलब है कि अगर कोई सर्किट में आपको ऐसी चीज नजर आए कि एक वेरिएबल अपने साथ हैंड हो रहा है या मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर अलजेब्रिक फॉर्म में लिखा हुआ है तो उस गेट को रिमूव कर दें, उस गेट की जरूरत नहीं है। इसी तरह हमने पढ़ा कि x प्लस एक्स बार इज इक्वल टू 1 कि किसी भी वेरिएबल को अगर अपने बार के साथ और करेंगे तो उनमें से कोई ना कोई 1 हो जाएगा। अगर वो वेरिएबल 0 था तो बार 1 हो जाएगा, अगर वो 1 था तो बार 0 हो जाएगा। तो एक 1 तो होगा उनमें, एक 1 होगा तो इसका मतलब आउटपुट और गेट की हमेशा 1 आएगी। इसका डुअल लेंगे तो हमने प्लस को मल्टीप्लाई कर दिया, 1 को 0 बना दिया, तो आपके पास ये चीज आ गई कि अगर आप किसी चीज को अपने बार के साथ एंड करेंगे तो 0 आ जाएगा। उसकी क्या वजह है कि अगर वो 1 था तो उसका बार 0 हो जाएगा, अगर वो खुद 0 था तो वो ऑटोमेटिकली 0 है। तो कोई एक भी 0 हो जाए तो एंड की आउटपुट तो 0 हो जाती है। ठीक है, तो अगर आप बार के साथ एंड कर रहे हैं तो लामहला उसमें से एक 0 है, या वो खुद 0 है या उसका बार 0 है, तो उसकी वजह से आउटपुट 0 हो जाएगी। अगला आ जाता है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी थी कि ऑर्डर मैटर नहीं करता। ठीक है, तो जब हम इसका डुअल लेंगे तो इसका मतलब एंड के लिए भी ऑर्डर मैटर नहीं करता कि अगर आप एक तरफ x लगा दें दूसरी तरफ y लगा दें, या इस तरफ x लगा दें इस तरफ y लगा दें, अगर वो एंड हो रहा है तो एंड को इससे परवाह नहीं है। अगर वो दोनों 1 हुए तो आउटपुट 1 आएगी, अगर कोई एक भी 0 हुआ, वो जिस मर्जी ऑर्डर में लगे हुए थे, तो आउटपुट 0 हो जाएगी। ठीक है, ये इंटरेस्टिंग है। ये वाला जो अगला है ये थोड़ा सा काउंटर इंट्यूटिव इस लिहाज से है कि नॉर्मल अलजेब्रा में हम इस वाली प्रॉपर्टी के तो आदी हैं, लेकिन इस वाली प्रॉपर्टी के नॉर्मल अलजेब्रा में हम ये वाली प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। यानी कि मल्टीप्लिकेशन एडिशन के ऊपर तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, एडिशन मल्टीप्लिकेशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती। यानी कि अगर कुछ नंबर ऐड हो रहे हैं और उसके साथ कोई मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये हो जाता है कि वो एक एक करके सारों के साथ मल्टीप्लाई हो जाए। ठीक है, लेकिन इसका ऑपोजिट ट्रू नहीं होता। ठीक है, नॉर्मल अलजेब्रा में, लेकिन बुलियन अलजेब्रा में ट्रू है क्योंकि डुअलिटी एग्जिस्ट करती है प्लस और डॉट में, तो इसका डुअल भी ट्रू है। तो इसका डुअल लेंगे तो ये वाला प्लस डॉट बन जाएगा, ये वाला डॉट प्लस बन जाएगा, तो ये x प्लस वाई इंटू जी बन जाएगा। इसी तरह ये वाला डॉट्स प्लस बन जाएंगे, ये वाले डॉट्स भी प्लस बन जाएंगे, और ये वाला प्लस डॉट बन जाएगा, तो ये x प्लस वाई हो जाएगा, x प्लस जी हो जाएगा, आपस में मल्टीप्लाई। तो इसको कैसे ध्यान में रखें, ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, सिर्फ इस लिहाज से नहीं कि ये एक डुअलिटी से निकली है, बल्कि ये इस लिहाज से भी प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है कि हम आगे एक और एक दो चीजें पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेंगे चीजों को, उसमें ये वाली प्रॉपर्टी यूज होगी। ठीक है, तो इसलिए इसको जरा सा आप अगर इस प्रॉपर्टी को जहन में रखें तो ये ज्यादा अच्छा है। तो इसको जहन में रखने का तरीका क्या है कि आप क्या कह रहे हैं कि x ऐड हो रहा है और दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही थी। ठीक है, इसमें क्या होता था, दो ऐड हो रही थी तो एक मल्टीप्लाई होते थे, तो इसको पहले इसको उठा के पहले से मल्टीप्लाई कर लें, फिर दूसरे से कर लें और आपस में ऐड। तो ये वाला काम अब आप मल्टीप्लिकेशन में भी कर सकते हैं। ठीक है, कि अगर ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे तो आप ऐड कर रहे थे,
तो अब आप इसको पहले में ऐड कर दें और इसको दूसरे में ऐड कर दें। पहले में ऐड करेंगे तो x प्लस वाई आ जाएगा, दूसरे में ऐड करेंगे तो x प्लस जी आ जाएगा, और डॉट उसी तरह दरमियान में लगा रहना है, ठीक है। तो ये आप इसको इस तरीके लेकर जा सकते हैं कि आप एडिशन को मल्टीप्लिकेशन के ऊपर भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। सो ये वाली चीज़ आ गई मेरे पास, ठीक है। अच्छा, ये जो है ये डी मॉर्गन्स लॉ की दूसरी फॉर्म आ गई कि ये जो और के लिए नॉर के लिए ट्रू था वो नैंड के लिए भी ट्रू है। यानी कि अगर आपका नैंड गेट है तो यू कैन डू दिस कि आप गेट को चेंज कर दें, आउटपुट का नॉट खत्म कर दें और इनपुट पे नॉट लगा दें, ठीक है। तो हमने ये काम किया, इनपुट पे नॉट लगा दिए। बड़ी बार को छोटी बार पे बार्स पे लेकर जा सकते हैं वो, लेकिन उसके लिए आपको गेट को फ्लिप करना पड़ेगा। बड़ी बार को छोटी बार पे ले जाने का मतलब हुआ कि आप आउटपुट के नॉट के बजाय उसको इनपुट को नॉट करें, ठीक है। ठीक है, आगे वाले चले यहां पर हम आज रुक जाते, ठीक है। और मैं कोशिश करूंगा ये वाला टॉपिक दोबारा भी कवर कर दूं ताकि डुअलिटी से शुरू हो जाए कल की क्लास में, और फिर इंशाल्लाह बूलियन अलजेब्रा को बाकी का खत्म कर दें इंशाल्लाह, ठीक। चलें।